Today we'll learn concept of balance sheet, how to prepare a balance sheet, and you'll also solve today the balance question of question number 4. Means balance solution of question number 4. जो question number 4 में हमको बैलेंस शीट बनाना था वो भी हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो लेट स्टार्ट. स्क्रीन शेयर. स्क्रीन तो चलो स्टार्ट करें. नाउ सी हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. नाउ सी यू आर इन EY BCom you are having chapter called as company file accounts. ये तो हमारा लास्ट चैप्टर है. ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. इसमें बैलेंस शीट में सारे आइटम्स नहीं आते, तो जितना जरूरी है जो अकाउंट्स है जो जरूरी है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड वही काम में आएगा ये चैप्टर में, मींस बायबैक ऑफ शेयर्स, और यही काम में आएगा और ये चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अगेन नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. बीकॉम वाले को भी है और बैफ वाले को भी है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. नाउ सी, सबसे पहले क्या दिया है, इधर आएगा नेम ऑफ द कंपनी. तो कंपनी नाम क्या है, एक्स लिमिटेड. फिर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन नहीं, एज एट 31 मार्च 2012. नेक्स्ट बैलेंस शीट में दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ओके, 1956 नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 3. तो यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज. यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड. एंड यहाँ पे आएगा असेट्स. ओके, तो इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स मस्ट टैली होना चाहिए. ओके, सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर होल्डर्स फंड, जिसने SY BCom में क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था उसके लिए बहुत काम किया है. तो शेयर होल्डर्स फंड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स फंड? जो पैसा शेयर होल्डर्स ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा शेयर होल्डर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स दो टाइप के, एक है इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पे दो हेडिंग आएगा, एक शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में आके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दूसरा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स डिविजिबल प्रॉफिट्स हो या नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स हो, कोई भी रिजर्व्स है वो कहाँ पे है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा. ये रिजर्व एंड सरप्लस किसका है, अगेन शेयर होल्डर्स का है, कि उन लोग ने पैसा कमा के एवरी ईयर some part of profit has been transferred from profit and loss account to various reserves. Okay, कुछ कंपनीज के लिए रिजर्व्स कंपल्सरी होती है, जैसे है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. तो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनी है जो अपना गुड्स एक्सपोर्ट करती है, तो उन लोगों के रिजर्व बनाना पड़ता है, सुनते हैं एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व. स्टैट्यूटरी मींस कंपल्सरी एज पर लॉ. तो रिजर्व्स कोई भी हो, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल, कोई भी रिजर्व है वो कहाँ पे आएगा, अंडर हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस.
तो सारे रिजर्व सरप्लस कहाँ पे आएंगे, तुम्हारे इस हेडिंग के अंदर आएंगे. Now shareholders funds consist of two: A, share capital, and B, reserves and surplus. Now second heading है non-current liabilities. क्या आएगा? Non-current liabilities. तुमने पुराने फॉर्मेट में क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है शेयर कैपिटल, सेकेंड था रिजर्व सरप्लस, थर्ड तुमने पढ़ा था बोरोड फंड्स. बोरोड फंड मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लोन्स. तो ना बोरोड फंड्स नाम हट गया है, इंस्टेड ऑफ बोरोड फंड्स अब नया नाम क्या है इन लोगों का? नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और आई कैन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो इसमें एक ही आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. वैसे और भी आते हैं, इस चैप्टर के लिए हम लोग को सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही काम का है. ओके ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा वो डिस्कस करेंगे. ओके तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है नॉर्मल इस चैप्टर में एक ही आता है डिबेंचर्स. क्या आएगा? डिबेंचर्स या तो क्या आएगा? बैंक लोन. तो इसमें दो चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो चीज आएगी, डिबेंचर्स एंड क्या आएगा? बैंक लोन. तो 90% क्वेश्चन में तुम लोग को यहाँ पे क्या आएगा? डिबेंचर्स. अगर तुम लोग को क्वेश्चन में या बैलेंस शीट में डिबेंचर्स दिया है, ओके तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. इसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज. तो ये हो गया हम लोग का शेयरहोल्डर्स फंड मींस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस हो गया. नॉन करंट लायबिलिटीज मींस हो गया बोरोड फंड्स. लास्ट में क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज में सर क्या क्या आता है? तो इसमें आएगा ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ट्रेड पेएबल में दो चीज आती है, ट्रेड पेएबल में दो चीज आती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ओके तो ट्रेड पेएबल मींस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ओके तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड पेएबल्स. करंट लायबिलिटीज में और भी आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ओके लेकिन जो फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब काम में आएगा. अभी इस चैप्टर में करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? ट्रेड पेएबल्स. एंड ट्रेड पेएबल्स मींस बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स. ओके नाउ नेक्स्ट है, ये तो था हमारी लायबिलिटी साइड और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा. हियर विल बी योर क्या आएगा? टोटल. ओके पॉइंट क्लियर. नाउ इसके बाद तो शेयरहोल्डर्स फंड, बोरोड फंड्स एंड करंट लायबिलिटीज. ओके शेयरहोल्डर्स फंड, बोरोड फंड्स एंड करंट लायबिलिटीज. ओके बोरोड फंड्स का मतलब ही क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज. तो तुमको भी पुराने वर्ड भूल जाने हैं. टीवाई के बाद जो भी तुम प्रैक्टिकल में कोई भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो तुम लोग को भी यही बैलेंस शीट आएगा. यही बैलेंस शीट एप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई बैलेंस शीट एप्लीकेबल नहीं. ओके हो सकता है तुमको जो अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाओ तुमको यही पूछेंगे. ओके तो बेसिक्स शुड बी स्ट्रांग. ओके अगेन मार्क्स पे मत जाओ, मार्क्स तो सबको आ जाते हैं लेकिन नॉलेज इंपॉर्टेंट. तो इक्विटी लायबिलिटीज में क्या आएगा? शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. ओके नाउ इसका टोटल आ गया. फिर क्या आएगा? असेट्स. अब असेट्स में क्या आएगा? तुमको तो मालूम है असेट्स में क्या आता है? फिक्स असेट्स. ओके क्या आता है? फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स. नहीं पढ़ा अब तक? फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स. तो सेम चीज यहाँ पे भी आती है, बस उन्होंने क्या किया है? सिर्फ उसका जो हेडिंग्स है वो चेंज कर दी. असेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स. क्या आएगा? नॉन करंट असेट्स. ना नॉन करंट असेट्स में यहाँ पे क्या आएगा? फिक्स असेट्स. क्या पे आएगा? फिक्स असेट्स. एंड क्या आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. फिक्स असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है. तो फिक्स असेट्स में दो आता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. मैंने इनटेंजिबल लिखा नहीं है इस चैप्टर में, इनटेंजिबल असेट्स नॉर्मली नहीं आते. ओके तो पहले आएगा फिक्स असेट्स. फिक्स असेट्स में दो आएगा, फिक्स असेट्स में आएगा टेंजिबल एंड क्या आएगा? इनटेंजिबल. ओके नाउ नेक्स्ट तो टेंजिबल तुम लोग को मालूम है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गोडाउन, वेयरहाउस, ये सब मिलेगा टेंजिबल है. ओके और इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, फ्रेंचाइज. तो ये सब कहाँ पे आएगा? हाँ ये सब हमने S5 बीकॉम में किया है, फिर भी तुमने किया है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है था क्लासेस S5 बीकॉम में.
उनको काम में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद क्या आएगा, करंट असेट्स। ओके, तो ये नॉन करंट असेट्स को हम क्या बोलेंगे, फिक्सेस बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हाँ, इसमें ए होगा फिक्स एसेट, बी आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म मींस इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर अगर एग्जाम में दिया नहीं है कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, अगर कुछ बोला नहीं है, ऑलवेज अज्यूम करने का लॉन्ग टर्म है। इवन करंट नॉन करंट लायबिलिटी बोला नहीं है, ऑलवेज क्या होगी, वो लॉन्ग टर्म होगी। ओके, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नथिंग इज मेंशन इज ऑलवेज अज्यूम टू बी क्या आएगा, नॉन करंट। ओके, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म मींस 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट किया। ओके, उसके बाद आएगा करंट असेट्स। तो इसमें 2 हेडिंग है, फर्स्ट नॉन करंट असेट्स और क्या आएगा, करंट असेट्स। तो इन लोगों ने करंट असेट्स को, सो नॉन इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट असेट्स में मिक्स कर दिया। पहले अलग था, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स, अब इन्होंने ये दोनों को मर्ज कर दिया। नाउ करंट असेट्स में क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मींस स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजिंग मटेरियल, स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, कुछ भी कोई भी स्टॉक रहेगा वो इन्वेंट्री का है, इन्वेंट्रीज में आएगा। तो इन्वेंट्री इज मच वाइडर टर्म देन स्टॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीज आती है। ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, तो नॉर्मली तुम लोग को ट्रेड रिसीवेबल में एक ही हेडिंग दिया रहता है, डेटर्स। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर। तो इसमें 2 चीज आती है, इसमें आता है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, और एक आता है लिक्विड इन्वेस्टमेंट, को डिस्कस करना नहीं हम लोग को। तो इसमें आएगा कैश एंड कैश में 2 चीज आएगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तुम्हारे जेब में कितना कैश है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना कैश है। ओके, इसमें आएगा कैश एंड कैश इन्वेस्टमेंट। और तो इसका शॉर्टकट है एस, अभी जरा ध्यान से सुनना। ओके, और बुरा भी मत मानना, एस एंड कॉलेज, नालायक कॉलेज। ओके, तो एस फॉर शेयरलेस फंड, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, सी फॉर करंट लायबिलिटीज, एन फॉर नॉन करंट असेट्स एंड सी फॉर करंट असेट्स। तो सर कैसे याद रखोगे? ओके, अगेन किसको डिस्कस नहीं करना, है मेरा शॉर्टकट है, एस एन कॉलेज, नालायक कॉलेज। ओके, तो आएगा एस फॉर शेयरलेस फंड, एन फॉर करंट लायबिलिटीज, सी फॉर करंट लायबिलिटीज, एन फॉर नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, टोटल आएगा यहाँ पे भी। ओके, तो ये टोटल और ये टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अगर ये टोटल सेम है तो आंसर राइट है, अगर टोटल सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। ओके, तो ये था बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट था। ओके, तो याद ऑफिसर कहता है शेयरलेस फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शेयरलेस फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ओके, और असेट्स में आएगा नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, वो शॉर्टकट याद नहीं तो भी चलेगा। ओके, एस एन सी एन सी याद तो भी चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है बैलेंस शीट टैली होना बहुत जरूरी है। नाउ ये अब इसका डिटेल्ड हम लोग को बनाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, क्या बनाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। पहले हम लोग को बनाना पड़ता है शेड्यूल्स बनाना पड़ता है, शेड्यूल्स बनाना पड़ता है। अब उन्हें नाम चेंज कर क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके सर, नोट्स टू अकाउंट्स कब बनाने का और कौन से चीज के लिए बनाना बहुत जरूरी है, तो सुनो ध्यान से। अगर कोई भी हेड में 1 से ज्यादा आइटम है, ओके, 1 से ज्यादा अकाउंट हेड है, तो हम लोग को उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग को नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन तुम लोग को फर्स्ट और सेकेंड तो बनाना नहीं, फर्स्ट शेयर कैपिटल और सेकेंड रिजर्व सरप्लस बनाना ही है, और बाकी सब में अगर 1 से ज्यादा आइटम है तो बनाना शेड्यूल्स। अगर 1 से कम आइटम है हम डायरेक्टली
इस बैलेंस शीट में उसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो पहला नोट्स टू अकाउंट्स है, तो वापस रिपीट करता हूँ, तुम लोग को शेयर कैपिटल का नोट्स बनाना ही है और तुमको रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाना ही है। बाकी के लिए लॉन्ग, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, टेंजिबल एसेट्स है, ओके, या समझो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेएबल है, अगर एक से ज्यादा आइटम है तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, एक से कम आइटम है नोट्स टू बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते 5 मिनट में, देन वी कैन सॉल्व बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज, इश्यूड एंड सब्सक्राइब। अगर अलग अलग दिया है तो अलग देना पड़ेगा, ऑथराइज कितना है, इश्यूड कितना है और सब्सक्राइब कितना है। नॉर्मली इस चैप्टर में एक ही दिया होता है, ऑथराइज, इश्यूड एंड सब्सक्राइब। हाँ, कभी क्वेश्चन दिया रहेगा ऑथराइज इतना और सब्सक्राइब इतना, तो हम लोग को 2 लिखना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल और दूसरा आएगा इश्यूड सब्सक्राइब एंड क्या आएगा, बिड अप। ओके, तो ये हम जब सम्स करेंगे आराम समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को हमने पढ़ा है ऑथराइज अलग लिखना है और दूसरा इश्यूड सब्सक्राइब एंड बिड अप अलग लिखना है। ओके, कुछ बोला नहीं एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे, इश्यूड सब्सक्राइब एंड बिड अप, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इश्यूड सब्सक्राइब बिड अप। और ऑथराइज दिया तो ऑथराइज अलग से लिखना पड़ेगा। अगेन ऑथराइज कैपिटल डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल, वो बैलेंस शीट के टोटलिंग का पार्ट नहीं होता है। बैलेंस शीट का टोटलिंग का मेन पार्ट क्या है, इश्यूड सब्सक्राइब एंड बिड अप, जब कंबाइन होगा तब। फिर शेयर कैपिटल 2 टाइप के, पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, इस पे आएगा ऑलवेज फेस वैल्यू पे, तो ऑलवेज सिर्फ कहता है फेस वैल्यू, जैसे कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो वैसा अमाउंट है। ओके, या 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इसमें ऑलवेज क्या आती है, हमारी फेस वैल्यू ही आती है। ओके, जो प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम में चला जाएगा और डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट में चला जाएगा। ओके, या इस हेडिंग में ऑलवेज क्या आता है, तुमको फेस वैल्यू ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद आएगा हम लोग का और दूसरा हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आएगा, रिजर्व सरप्लस। इसमें आएगा सबसे पहले आएगा CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो जितने भी प्रॉफिट रिजर्व है सबके सब, सारे के सारे, ओके, डिविजिबल हो या नॉन डिविजिबल हो, तो इसमें सर क्या क्या आएगा, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे। इस चैप्टर में नॉर्मली 3 या 4 ही आएंगे तुम लोग। सबसे पहले आएगा CRR, दूसरा आएगा जर्नल रिजर्व, तीसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो नॉर्मली इसमें तुम लोग को 4 ही आता है। पहले आएगा CRR, फिर आएगा जर्नल रिजर्व, ओके, मैं 1-2 लाइनें और ऐड करता हूँ, फिर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम और चौथा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज्यादातर ये 4 रिजर्व्स आते हैं। ओके, तुम हमारे बाकी बैलेंस क्वेश्चन दोगे तो यही तुम लोग को रिजर्व्स मिलेंगे। ओके, ना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म में बताया तुम लोग को क्या आएगा, डिबेंचर्स आएगा। ओके, अगर एक से ज्यादा दिया है तो यहाँ लिखने का है, अगर सिर्फ डिबेंचर्स ही दिया है तो डायरेक्टली तुम यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ब्रैकेट में बाजू में लिखो डिबेंचर्स। लेकिन तुम लोग को डिबेंचर्स भी दिया है, बैंक लोन भी दिया है, एक से ज्यादा दिया है, तुम लोग को एक से ज्यादा दिया है तो अलग से लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ओके, तो आएगा बैंक लोन। फिर टेंजिबल एसेट्स में इसमें क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, एक दो चीज लिख देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर इसमें आएगा फर्नीचर, ये सब क्या आएगा मेरा टेंजिबल एसेट्स में आएगा। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये था नोट्स टू अकाउंट। पहला कौन सा है, शेयर कैपिटल, हर बार बनाना ही बनाना है 1 मार्क्स, रिजर्व सरप्लस बनाना ही बनाना है 2 मार्क्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक से ज्यादा दिया है, सिर्फ डिबेंचर्स दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ब्रैकेट विद 8% डिबेंचर्स या 12 डिबेंचर्स, एक साल दिया है तो नोट्स का बनेगा। ओके, फिर आएगा टेंजिबल एसेट्स, अगर एक सिर्फ दिया एग्जाम में फिक्स एसेट्स दिया है तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे दो, क्या लिख दो, फिक्स एसेट्स और टेंजिबल लिख दो अमाउंट जो भी है। लेकिन वो प्लांट मशीनरी फर्नीचर फीचर एक से ज्यादा दिया है तो तुम नोट्स बनाओगे। इवन यहाँ पे जैसे कि है ट्रेड पेबल्स, ओके, जैसे कि दिया है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में सिर्फ क्रेडिट्स दिया है, ओके, सिर्फ क्रेडिट्स दिया है तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ट्रेड पेबल्स के अंदर। तीन क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, और क्या मालूम डिस्कनेक्ट हो गया आज, कैसे मालूम, कभी कभी मोबाइल में फोन आता है। ओके, तो अगेन वी कैन स्टार्ट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, आई वाज सेइंग दैट कि अगर एक से ज्यादा आइटम दिए, अगेन ट्रेड पेबल्स, नाउ ट्रेड पेबल में दिया तुम लोग, क्रेडिट्स भी दिया है, बिल्स पेबल दिए, तो नोट्स बनाना है। सिर्फ तुम लोग एक ही आइटम दिए, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट ट्रेड पेबल्स, यू कैन ऐड इन ब्रैकेट ट्रेडर्स, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रेड पेबल से मतलब ये क्या होता है, ट्रेडर्स। सेम वे ट्रेड रिसीवेबल्स में दो होता है, ओके, अगेन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर दोनों दिए हुए हैं तो तुम नोट्स बनाओगे, एक ही दिया है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तुम लोग को अभी जो समझ करने वाले, पहले जो चार कंडीशंस है ऑफ बायबैक वो चेक करनी पड़ेगी। फिर हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के बाद हमको चार एंट्री पास करनी पड़ेगी, और चार एंट्री पास करने के बाद हम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सम काफी लेंथी हो जाता है, ओके। फिर उसको बैलेंस शीट में नोट, बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स बनाओ, तो इतना इस विल टेक टाइम, इसमें तुम लोग को टाइम जाएगा सॉल्व करने में। तो बेटर हर एक चीज के लिए हम लोग को नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको पहले चार कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फिर हमको फॉर्मूला यूज करके चार एंट्री पास करनी पड़ेगी। चार एंट्री पास करने के बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट फिट नोट्स टू अकाउंट्स। तो इट विल टेक टाइम, कि उसको टाइम जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा आइटम है तो नोट्स बनाना है, एक से कम आइटम है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट को बैलेंस शीट में ही हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है ना। ये तो था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ओके। तो हम अभी सीखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तुम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लो, ओके। तुम इसको एक बार और रिवाइज कर लो, एक बार फॉर्मेट को देख लो वापस, ओके। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ओके, तब तक तुम इसको फॉर्मेट को एक बार देख लो।
ओके तो तुम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया. नाउ यू टेक आउट क्वेश्चन नंबर 4. जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो तुमने सॉल्व किया हुआ है, ओके, उसका जरा सॉल्यूशन निकालो. क्वेश्चन नंबर 4 का तो हम बैलेंस बनाना शुरू करते हैं. तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4. ओके, रेडी है सर? चलो अच्छा है, फॉर्मेट रेडी है तो अच्छा है बात. तो ये बैलेंस शीट था. वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं एक बार. 2 lakh equity shares of its chain is fully paid. Securities premium, profit and loss account, journalism, creditors, assets, land building, plant and machinery, furniture, investment, inventory, debtors and bank balance. ओके, तो ये था हमारी बैलेंस शीट. ना बैलेंस शीट हमने क्या किया था, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच डाला. सबसे पॉइंट हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया. हमने जर्नल रिजर्व यूज किया, पेन यूज किया, उसको डाल दिया CRR में. फिर हमने अमाउंट ड्यू कर दिया. फिर हमने डिबेंचर इशू किया. फिर इक्विटी शेयर्स को पेमेंट कर दिया. और हमने CRR, सेल्स प्रीमियम एंड PNL में से बोनस डिक्लेयर किया और बोनस शेयर इशू कर दिया. राइट, तो ये ऐसा केस था. अब देखते इसमें, अब जर्नल रिजर्व कितना बैलेंस था? 3 लाख बैलेंस था. उसमें ट्रांसफर टू शेयर कितना था? 3 लाख. तो बैलेंस था हमारा 0. तो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व नहीं आएगा कि जर्नल बैलेंस है ही नहीं. तो ये कितना बैलेंस था? 3 लाख बैलेंस था. CRR में ट्रांसफर किया हमने 1 लाख और बोनस में हमने बोनस के लिए हमने यूज किया 1,00,000. तो PNL कितना बचा? 50,000. ओके, पॉइंट क्लियर. नाउ नेक्स्ट है CRR में कितना बैलेंस था? 4 लाख बैलेंस था. वो 4 लाख में से ये 4 लाख का बैलेंस था. सुनना समझना बराबर नहीं है तो पूछना मेरे. 4 लाख का बैलेंस था CRR के अंदर. ओके, उस CRR के बैलेंस में से हमने पूरा 4 लाख यूज कर लिया काय के लिए? बोनस शुरू करने के लिए. हमने 4 लाख क्या यूज किया? CRR यूज किया. ओके, 4 लाख यूज किया हमने CRR. 2.5 लाख यूज कर लिया और PNL यूज किया 1,00,000. तो इस क्वेश्चन में जर्नल सरप्लस में कुछ नहीं बचा. जर्नल में सिर्फ बचा है प्रॉफिट एंड लॉस. क्या बचा है? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जर्नल 3 लाख का पूरा यूज कर लिया. प्रीमियम 2.5 लाख था, यूज कर लिया. CRR 4 लाख क्रिएट किया था हमने, 4 लाख यूज कर लिया. और लास्ट में से बचा क्या? PNL 3 लाख था, उसमें हमने सिर्फ 2.5 लाख यूज किया. कितना बचा है? 50,000 बचा है. राइट, तो PNL में पहला रिजर्व सरप्लस क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. शेयर कैपिटल हम बाद में लास्ट में लेंगे. शेयर कैपिटल क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है? 50,000. ओके, तो सब लोग के लिए रिजर्व सरप्लस में सिर्फ तुम लोग को 50,000 ही आएगा. ओके, सिर्फ 50,000 आएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं आएगा. अगेन रिपीट करता हूँ. जनरल रिजर्व पूरा यूज कर लिया, 0 हो गया. सर्विसेज प्रीमियम तुम लोग को दिया था बैलेंस शीट में 2.5 लाख दिया था, पूरा यूज कर लिया हमने बोनस इशू करने के लिए. हमने बोनस के लिए 2.5 लाख यूज कर लिया. जनरल रिजर्व कितना दिया था बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व 3 लाख दिया था, वो भी हमने पूरा यूज कर लिया. ट्रांसफर CRR में यूज कर लिया. PNL कितना दिया था तुम लोग को? PNL कितना दिया था? 3 लाख दिया था. PNL was rupees 3 lakh. Out of rupees 3 lakh, 1 lakh is transferred to CRR. 1,50,000 is transferred for bonus issue. और कितना बचा? 50,000 बचा. तो नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व सरप्लस में कितना आएगा? प्रॉफिट अकाउंट ओनली 50,000 आएगा. राइट, ओनली 50,000 आएगा. ओके, तो सब लोग को क्लियर कि PNL में कितना बैलेंस आएगा? ओनली ₹50,000 आएगा. जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, CRR पूरा यूज हो गया, सर्विस प्रीमियम पूरा यूज हो गया. बचा क्या? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना आएगा? 50,000 रुपीज. सारा हमने वर्किंग किया हुआ है. ओके,
पॉइंट क्लियर। नाउ हम लेते हैं अब टेंजिबल एसेट्स। ओके, तो तुम लोग को बताना है अब टेंजिबल एसेट्स कौन सी। तो बैलेंस शीट चेक करो और बताओ, बैलेंस शीट देख के बताओ, और व्हाट्सएप से मेरे को, अरे व्हाट्सएप नहीं सॉरी, चैट बॉक्स में बताओ टेंजिबल एसेट्स कौन सी इसके अंदर, फटाफट गिव मी द आंसर। व्हिच आर माय टेंजिबल एसेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, हाँ, फर्नीचर, बस ये तीन ही है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ये तीनों टेंजिबल एसेट्स है। ओके, दिस आर माय टेंजिबल एसेट्स। इसको ना हमने परचेज किया है ना हमने सेल किया है, हमने ना परचेज किया ना सेल किया, एज इट इज जैसे बैलेंस शीट में दिया है वैसे ही आएगा। सर इन्वेस्टमेंट आएगा बैलेंस शीट में? बेटा नहीं आएगा बैलेंस शीट में। सर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा? अरे इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को हमने बेस डाला, ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये 10 लाख इन 1 लाख कहाँ पे आएगा? टेंजिबल एसेट्स में आएगा। तो उसको हम कॉपी कर लेते, तीनों आएगा, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, तीनों यहाँ पे आएगा। ओके, तो लैंड बिल्डिंग कितना था? लैंड बिल्डिंग वाज 10 lakh, plant machinery was 10 lakh, and furniture was 1 lakh। उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका टोटल कर लो। तो 10 लाख एंड 1 लाख कितना होगा? ये इसका टोटल 21 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसको भी हम बॉक्स में डाल दें। तो सब लोगों को क्लियर टेंजिबल एसेट्स? ओके, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो इन्वेस्टमेंट ने बेच डाला। हाँ, इन्वेस्टमेंट का हमको प्रॉफिट लेना बाकी रहेगा, राइट? अभी ध्यान नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है हम लोग को, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट था 1-2 लाख, बेचा हमने कितने में? कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? ने बेचा उसको 2,05,000। ओके, तो यहाँ पे 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो हमको पीएनएल में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आएगा 55,000, आएगा 55,000। सर कैसे आया? ओके, 50,000 का बचा था, ओके, 50,000 का बचा था, प्लस आएगा प्लस 5,000, ओके, 55। सब लोग को क्लियर? 55 कैसे आया? 50,000 जो बचा हुआ था वो, ओके, 50,000 बचा था वो, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तुम्हारे लिए बेटर होगा। ओके, सुनो इधर आएगा ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बाकी रह गया था, हमने ऐड नहीं किया। कितना था? 5,000। ओके, 5,000 पॉइंट क्लियर। तो अब फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल भी 55,000, ये हमको लेना है। नहीं, सब लोग को समझ में आ गया 55 कैसे आया? मैं यहाँ पे वर्किंग बना दूंगा, हर चीज का वर्किंग बना दूंगा, वो टेंशन नहीं है। ओके, पॉइंट क्लियर, ये भी हो गया। तो टेंजिबल भी हो गया, रिजर्व सरप्लस भी हम लोग का पूरा हो गया। अब क्या बचा देखते हैं। अभी रिजर्व सरप्लस प्रीमियम 0 हो गया, पीएन ले लिया, जनरल 0 हो गया। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स इज माय ट्रेड पेबल्स, एक ही आइटम है, तो इसका हम लोग को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेड पेबल्स कितना हम लोग का 3 लाख है, ना हमने इसका कोई पेमेंट नहीं किया है, तो ट्रेड पेबल्स हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ₹3 लाख।
कोई नोट्स की जरूरत नहीं। मैंने बोला एक से ज्यादा रहेगा तो नोट बनाएंगे, एक से ज्यादा नहीं रहेगा तो नोट्स नहीं बनाएंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा यहाँ पे, इन्वेस्ट हमने बेस डाला। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या लेंगे, नहीं लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिक्स असेट्स, उसमें टेंजिबल इधर 21 लाख था, इधर आएगा 21 लाख, ये भी हो गया हम लोग का। ओके, इन्वेंट्रीज अब देखते बाकी क्या बचा है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है 1,70,000। डेटर्स मींस व्हाट, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, वो भी आएगा, और बैंक बैलेंस भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री 1,70,000 एज इट इज, डेटर्स 3,08,000 एज इट इज, इधर आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेंगे। इन्वेंट्रीज 1,70,000 एज इट इज। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स 3,80,000, 3,80,000, ये भी क्या आएगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ओके, पॉइंट क्लियर, ये ट्रेड नील। अब बचा हम लोग का शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। रिजर्व सरप्लस निकाल लिया, कितना रिजर्व सरप्लस है 55,000, तो इसको भी ले लो यहाँ पे 55,000। ओके, रिजर्व सरप्लस भी हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चेक करो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या, बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किया है, देख रहे तुम लोग को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैलेंस शीट में नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शीट में नहीं है। हमने क्या किया है, फ्रेश इशू किया है, काय का डिबेंचर्स का 50,000 आएगा बैलेंस शीट में, यस 110% आएगा। 8% डिबेंचर्स क्या मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, एक ही आइटम है, हम लोग को नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाने का है, डायरेक्टली हम उसको बैलेंस शीट में ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000। ओके, और यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में ही लिख देना है। सर क्या लिखोगे, 8%। सर लिखिए तो चलेगा, यस चलेगा, सम काफी बड़ा होता है। ओके, तो हम इसको नहीं लिख देंगे 8% डिबेंचर्स। तुम नीचे लिखो तो भी चलेगा, या बाजू में लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो सब लोग को क्लियर डिबेंचर्स, अगर समझाए तो यस बोलो, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्लियर। अगेन डिबेंचर्स बैलेंस शीट में नहीं दिया है। ओके, डिबेंचर्स बैलेंस शीट में नहीं दिया है, फ्रेश की है तो यहाँ पे आ गया। ओके, रिजर्व सरप्लस 55, ये भी क्लियर हो गया सब लोग को। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स, ये भी हो गया। फिक्स्ड भी सिंपल है, नॉन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है। इन्वेंट्रीज एज इट इज, ट्रेड रिसीवेबल एज इट। अब मेन बचा, सबसे मेन पार्ट मैंने छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगा स्टूडेंट्स को, शेयर कैपिटल में और कैश और बैंक बैलेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड कैश बैलेंस। तो हम शेयर कैपिटल की वर्किंग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल है क्या, चेक करो, प्रेफरेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल नहीं आएगा, इसको हम क्या करते, डिलीट कर देते। ओके, इक्विटी शेयर्स, तो वर्किंग यहाँ बनाएंगे, हमेशा नंबर ऑफ शेयर से समझेगा, नंबर ऑफ शेयर से। ओके, तो देखो बैलेंस शीट में कितने शेयर है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना बराबर से, 2 लाख शेयर है, कितने बैलेंस शीट में 2 लाख शेयर है, राइट। 2 लाख में से हमने कितने शेयर्स बायबैक कर लिए, चेक करो। 2 लाख में से हमने 40,000 शेयर्स बायबैक कर लिए, राइट। 2 लाख में से हमने 40,000 शेयर्स क्या कर लिए, बायबैक कर लिए, राइट। और हमने बोनस में कितने शेयर इशू किए, चेक करो। बोनस में कितने शेयर किए, बोनस में हमने शेयर इशू किए 80,000 शेयर्स, कितने 80,000 शेयर्स। ओके, तो अब यहाँ पे लेते। ओके, तो मेरे पास कितने शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स, राइट, बराबर। उसमें से मैंने बायबैक कर लिए 40,000 से, तो बायबैक कर ली। तो बायबैक करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, फिर मैंने 80,000 शेयर्स क्या किए, बोनस में इशू किए, तो प्लस 80,000 करना पड़ेगा। ओके, तो बताओ टोटल नंबर कितना आएगा, 2 लाख ओपनिंग, 40,000 माइनस बायबैक, 40,000 माइनस क्या आएगा बायबैक। ये कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, तो डाउट है तो पूछो तुम लोग, यू कैन, जो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क विद द क्वेश्चन, कोई नो इश्यूज। तो बैलेंस शीट में 2 लाख दिया था, प्लस 40,000 का हमने बायबैक किया था, और 80,000 का बोनस शेयर किया। वापस रिपीट करता हूं एक बार, सी बैलेंस शीट में 2 लाख शेयर है, उसमें से हमने बायबैक किए, कितने की बायबैक, 40,000 बायबैक किए, और हमने 80,000 शेयर्स इशू किए, कैसे, एज एन बोनस शेयर्स। तो 2 लाख प्लस 40
2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 40 1 लाख 60 प्लस 80 कितना आएगा 2 लाख 40,000। तो यहाँ पे आएगा 2,40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 यहाँ पे लिखना है। ओके, तो बताओ कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 24 लाख, राइट? 24 लाख ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट? So equity share capital is 24 lakh. Then surplus is my 55,000. Okay, and my tangible assets are 21 lakh. Okay. पहले हम शेयर कैपिटल ले लेते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना आएगा 24 lakhs. ओके, 55। अब बचा हम लोग का लास्ट पार्ट, हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश के तुम वो करना क्या है, तो सिंपल लॉजिक बताओ। पहले तुम लोग को एज पर बैलेंस शीट लेना है। क्या एज पर बैलेंस शीट? बैलेंस में कितना बैंक बैलेंस है 3 लाख बैलेंस है। ओके, तो तुम अपना कैलसी निकालो, कैलसी में लो 3 लाख लो फटाफट। ओके, कैलसी में लो 3 लाख ले लो पहले, सबसे पहले। ओके, सबने ले लिया कैलसी में, ठीक है? तो 3 लाख बैलेंस था। अब देखो पैसा कहाँ से आया, बैंक अकाउंट डेबिट है, मींस पैसा आया। अगर पैसा आया है तो ऐड करना है और पैसा जाएगा तो माइनस करना है। तो बैलेंस शीट में 3 लाख है प्लस 2,05,000। ओके, कि पैसा आया हुआ है प्लस 2,05,000। ओके, फिर 2,05,000 फिर हमने 4 लाख का पेमेंट किया है। ओके, तो 3 लाख प्लस 2,05,000। फिर यहाँ पे भी आया सर 50,000, यहाँ पे डिबेंचर्स का है प्लस 50,000 प्लस 50,000। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। ओके, प्लस इन्वेस्टमेंट बेचा हमने 2,05,000 का, ठीक है? पॉइंट क्लियर। फिर हमने 50,000 डिबेंचर इशू किया, उसका पैसा आया। ओके, और कुछ बचा क्या? इन्वेस्टमेंट बेचा, जनरल रिजर्व ये आ गया। हमने 4 लाख का पेमेंट किया। फुल कर लो कितना हो रहा है, ये हो गया 555। उसमें से हमने पेमेंट कितना किया 4 लाख पेमेंट किया। 4 लाख माइनस करना पड़ेगा ना, 4 लाख का पेमेंट किया है, ऐड नहीं करना है हम लोग, तो 4 लाख माइनस करना पड़ेगा। ये 3 लाख क्या है ओपनिंग है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये डिबेंचर्स है, ये टोटल है। ओके, इतना पैसा मेरे पास था, ये पेमेंट किया किसको, इक्विटी शेयर को पेमेंट किया। तो बचा बैलेंस कितना बचा, तो इधर लेते इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख 1,50,000। हाँ, 1,55,000। और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं, तो हम इसको ले लेते 1,55,000 कैश इन कैश। तो 1,55,000। तो देखते टोटल होता है कि नहीं होता है इधर टोटलिंग। इसका टोटल यहाँ करेंगे हम 28,05,000। अब इसका करते टोटल, तो 28,05,000। तो ये हो गया, टैली हो गया हमारी बैलेंस शीट। ये हो गया टैली हो गया हमारा बैलेंस शीट, टैली हो गया, राइट? तो कैश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, 3 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 2,05,000 इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, 50,000 डिबेंचर इशू करके पैसा आया, टोटल हो गया 5,50,000। उसमें से मैंने 4 लाख का पेमेंट कर दिया किसको, इक्विटी शेयर्स को। कितना बचा 1,50,000। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्या आएगा कैश बैलेंस। बाकी तो हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट से कॉपी करना है। ओके, तो किसी कुछ डाउट है?